नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रांस की असली जिंदगी कपल पॉडकास्ट में। तो आज का टॉपिक हमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था हमारी कमेंट सेक्शन में कि आप थोड़ा स्टडी से रिलेटेड हमें गाइड करिए। शाउट आउट तो टू ओम सिंह। ओम सिंह नाम था उस बंदे का। ओके, तो आज का टॉपिक है फ्रांस में हायर स्टडीज। तो चलो मैं अपना क्वेश्चन निकालती हूँ, और यहाँ पर कोई भी काउंसलर वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर वो बात होगी जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि स्टडी मैंने नहीं की है, यहाँ पर इन्होंने की है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्टडी का सिस्टम कैसा है? भाई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और टोटली डिफरेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर मेमोराइजेशन पे ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता। यहाँ पर कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा समझी जाती हैं। आपको कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल्स किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जरूरी होती है, रेदर देन आप उसको रटो और स्टेप बाय स्टेप याद करो कि ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जब और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए कंसेप्चुअल और एनालिटिकल थिंकिंग को, जो टीचर का वे ऑफ टीचिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है। वो आपको स्पून फीड नहीं करते हर चीज़, वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, आपको क्वेश्चन की रियल कंसेप्ट बताते हैं और आपको क्वेश्चन के साथ उसके आंसर तक लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत बस हाँ क्वेश्चन पूछा और आपने वहां उन्होंने आंसर बता दी। वो ऐसे नहीं करते। वो ऐसे बताते हैं कि भाई ये टॉपिक इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एंड देन यू कीप मूविंग ऑन। और यहाँ का जो एग्जाम सिस्टम है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आप अपने इंडिया में आप नोट्स बनाते हैं और आप एग्जाम से पहले आप नोट्स पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम देने जाते हैं तो नोट्स पढ़ते रहते हैं लोग कि हाँ भैया ये कर लो और फिर अंदर। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है जनरली वो ओपन बुक सिस्टम है, और डिपेंडिंग ऑन टीचर एज वेल, वो अगर अलाउ करे या ना करे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया से ज्यादा यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं वो ओपन बुक सिस्टम होते हैं। और जनरली बच्चों को लगता है कि अगर ओपन बुक है तो बहुत ही ईजी होगा। लेकिन जब कोई एग्जाम ओपन बुक होता है तो वो टारगेट आपकी नॉलेज पर नहीं, वो टारगेट आपकी थिंकिंग स्किल्स पर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस में जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्किल्स देना होता है ना। जब वो आपको खुद मिल जाएगा तो आप ओपन बुक के जरिए एक तो आप एग्जाम भी दे पाओगे, प्लस आपको जो बहुत अच्छी चीज वो मैनेज करने को मिलती है वो है टाइम। आपका टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट होता है। ये ओपन बुक का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर इस चीज का डिफरेंस है इंडिया और फ्रांस में। ये ओके, तो मतलब क्या आप लोग यहाँ नोट्स नहीं बनाते हो? नोट्स बनाते हैं। हाँ। आप जैसे आपने क्या कहते हैं नोट्स, आपको जो जब एग्जाम होता है आपको नोट्स अलाउ होते हैं, आपको फॉर्मूला शीट्स अलाउ होती हैं, समटाइम्स आपको बुक्स अलाउ भी होती हैं सम, और आपको प्रोफेसर की स्लाइड्स भी अलाउ होती हैं ले जाना, जो जो मतलब आपको एग्जाम। तो इससे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग तो नहीं होती, इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना। जैसे आपने कई केसेस सुने होंगे इंडिया में कि स्टूडेंट अपनी बुक पैंट में या हाँ। जूते में छुपा कर लेकर चला गया हाँ। सेंटर पे, तो ये सब तो चीटिंग हिंदी कहते में हैं तो हमारे यहाँ। एनडी बोलते हैं। अच्छा, हमारा मुझे मतलब ऐसा पॉपुलर है एनडी, नंदलाल दयाराम करके। लेकिन मैंने आपको बताया ना पर्पस क्या है। इंडिया में पर्पस क्या था, मेमोराइजेशन और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन प्लस स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज तो आपको बुक में मिल जाएगी। लेकिन फ्रांस का क्या था ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। जब वो चीज आती है तो अब आप बुक्स लेके जाओगे, आपकी दो चीजों का टेस्ट होता है, एक तो आपकी नॉलेज का और दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि वो आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, ढूंढने में आपका टाइम ज्यादा जाता है इंस्टेड ऑफ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आप सोचो, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा तब आप देख लो बुक के, हाँ भैया ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। तो कंसेप्चुअल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। अच्छा, आप बता रहे थे एक बार कि आपको अलग अलग प्रोफेसर पढ़ाने आते थे एरोनॉटिक्स। हाँ याद आया। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो एक स्पेशल टॉपिक है हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं जेट इंजन्स। जैसे आपके एयरक्राफ्ट आप के अपनी फील्ड का बता रहे हो। जो आपके एयरक्राफ्ट के जेट इंजन्स होते हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो बनाती है वो कंपनी साफरान करके, साफरान जो कंपनी जेट इंजन्स बनाती है, वहां से इंजीनियर्स आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो आपको बहुत एक्सपोजर भी मिलता था, एक इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव मिलता था कि क्या आप बुक में क्या पढ़ रहे हैं और रियलिटी में आपको क्या वहां दिखाई देता है। तो वो चीजें बहुत अच्छी तरह तो एक्सप्लोर आप किससे मिले थे?
अरे हाँ, वो तो खैर आपने एक तो प्रोफेसर के बारे में बोल दिया कि प्रोफेसर जब आप करते हैं कि दूसरी कंपनी से आ रहे हैं लोग पढ़ाने के लिए, एक तो वो हो गया जो इंजीनियर्स पढ़ाते हैं, आपके एक्सपीरियंस इंजीनियर होता है जिनको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होता है। और मुझे एक मौका मिला था कि मैं उनसे मिल सकूं, एक एस्ट्रोनॉट हैं, फ्रेंच एस्ट्रोनॉट हैं, जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला था। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर तो बहुत ही बेहतरीन था। मतलब इमेजिन कीजिए आप मोदी जी से मिल रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स मैं, इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैं किसी एस्ट्रोनॉट से मिल रहा हूँ, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा था। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत इंस्पायर भी होते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ का। अच्छा, यहाँ लैंग्वेज की स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज की रियलिटी इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच में क्या है? हाँ, तो जनरली जो लोकल, मतलब आज जो इंडिया में लोग होते होंगे वो जनरली सोचते होंगे, जो मतलब फॉरेन कंट्रीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते, कि वाइट पीपल इज इक्वल टू इंग्लिश। मेरा भी यही मानना ठीक था है ना? कि मतलब व्हाइट्स तो यहाँ की यानी फॉरेन कंट्रीज की मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही मतलब होती है। वेस्टर्न कंट्री इज इक्वल टू इंग्लिश। हाँ, हाँ, मुझे यही लगता तो था कि अगर व्हाइट पीपल्स हैं और फॉरेन कंट्री का नाम है कि मेन लैंग्वेज इंग्लिश, हाँ, लेकिन मुझे यहाँ आगे पता चला कि हर फॉरेन कंट्री की मेन लैंग्वेज इंग्लिश बिल्कुल, नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टडी के पर्सपेक्टिव में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब आप एक ग्लोबल स्टडी की बात करते हो तो जनरली जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर वो इंग्लिश ही होता है जनरली। लेकिन अब आप जैसे किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ एडमिशन लोगे तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होंगे, वहाँ पे जो नॉर्मल काम करने वाले लोग होंगे, उनको वहाँ की नेशनल लैंग्वेज आती ही होगी। जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे तो उनको तो लोकल लैंग्वेज आती होगी। जैसे मैं फ्रांस में हूँ, तो मेरे यहाँ जहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में था, वहाँ पर सब लोग फ्रेंच में ही ज्यादातर कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। स्टूडेंट से वो इंग्लिश में बात कर लेते थे, क्योंकि अब वही प्रोसेस है, उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो वो है वहाँ हेल्प कर देते थे। लेकिन इन दी एंड बाहर निकलोगे तो इंग्लिश तो खैर वहाँ ज़्यादा काम आएगी नहीं, आपको फ्रेंच ही काम आएगी। पिछले पॉडकास्ट में भी हमने आपको एक्सप्लेन करा था इस चीज़ के बारे में। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, या बैंक अपॉइंटमेंट आपका है, या आपको बाहर का जैसे आप अपने वीज़ा का प्रोसेसिंग करवाना है आगे, तो उनसे आपको फ्रेंच में ही बात करनी पड़ेगी। वो लोग प्रेफर फ्रेंच ही करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा हो गया है कि एक दो बंदे लोग वहाँ पर इंग्लिश बोल देते हैं, तो थोड़े बहुत अब इन लोगों को एहसास भी हो गया हल्का सा कि हाँ, इंग्लिश भी थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंच भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को बोलना। तो यहाँ कोशिश करते हैं लोग कि हाँ, इंग्लिश में कर लें, ताकि जो नए लोग आए हैं उनको जैसे सेटल कि होना मान लो कि टाइम 10 में से 2 लोगों को इंग्लिश आती हाँ, होगी, हाँ, 8 का स्टाफ हाँ, नॉन इंग्लिश तो वाला हाँ, होगा, सपोर्ट करने के लिए हाँ, वहाँ 10 होते हैं। हाँ, और प्रोफेसर्स भी काफी एडवांस लेवल पर इंग्लिश बोल देते हैं, लेकिन बस समटाइम्स उनके एक्सेंट में थोड़ा सा इशू हो जाता है समझने में, तो बट दे रिपीट देमसेल्व्स अगेन, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर इंग्लिश तो खैर अगर आप कोर्स पर डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, तो इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम काम आ जाती है अंदर स्कूल के, कॉलेज के। लेकिन जैसे आप बाहर जाओगे वहाँ आपको फ्रेंच की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट, बेसिक फ्रेंच तो आप सीख ही लें, एटलीस्ट A1 तो एनफ होगा यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर फ्रांस आ रहे हो तो फ्रेंच सीखना आपके लिए ऑप्शन नहीं है, हाँ, जरूरत है। तो ऑब्लिगेटरी है, आपको फ्रेंच सीखनी ही सीखनी है। तो चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स क्या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं स्टडी के साथ? बेझिझक। नॉट ओनली, ऐसा सुना है मैंने कि नॉट ओनली फ्रांस में स्टडी के साथ स्टूडेंट जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम। फुल टाइम तो कर ही नहीं सकते हैं, उनका सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन नॉट ओनली यूरोपियन, नॉन यूरोपियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रांस में अगर आप कर रहे हो और आपको ऑलरेडी फ्रेंच आती है, तो आपका जो एरिया ऑफ लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल फ्रेंच स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स में काम कर सकते हैं, या सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं, बर्गर किंग, KFC, बहुत सारी चीज़ें वहाँ काम कर सकते हैं। बट एज अ नॉन यूरोपियन और एज एन एशियन जिनको फ्रेंच लैंग्वेज समझने में बहुत परेशानी आती है, तो उनके लिए जो एरिया ऑफ लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स वो थोड़ा बहुत नैरो हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ दो स्टूडेंट्स थे, इंडियंस थे, उनका फ्रेंच थोड़ा सा दिक्कत था। लेकिन उन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एक्सपर्टीज जो आपका वो नैरो हो जाता है जॉब सर्च का एरिया, तो उनको जो एक पार्ट टाइम जॉब मिली वो
इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिली। तो दे डिड देयर जॉब फॉर आई थिंक 7 to 8 months एंड दैट हेल्प देम टू ग्रो फाइनेंशियली अ लिटिल बिट, फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल कर दिया था उस पार्ट टाइम जॉब ने। तो काफ़ी हेल्प हुई थी उनकी उस चीज़ को लेकर। तो हाँ, आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के साथ आपको वर्क, जॉब, स्टडी, घर, आपको अपना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आपको अपना मेन टारगेट नहीं भूलना है कि आप यहाँ पढ़ने स्टडी के लिए आए हो। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब में फंस गए और बस फिर उसके चक्कर में आप जॉब से घर आ रहे हो तो आपको पढ़ना भी है और उसके साथ आपको अपने लिए फूड भी प्रिपेयर करना है, घर के साथ काम भी करना है। क्योंकि यहाँ इंडिया की तरह हाउस हेल्प चीप नहीं होती, यहाँ हाउस हेल्प बहुत कॉस्टली होती है। तो यहाँ मैंने तो अभी तक किसी के घर में हाउस हेल्प नहीं देखी अभी तक यहाँ पर वो केवल महलों में दिखेगा आपको। हाँ, तो इसलिए इंडिया की तरह यहाँ चीप नहीं है। तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बाहर की जॉब भी, घर भी, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीस और खर्च, मतलब यहाँ की फीस कम है या महंगी है? लोग कहते हैं फ्रांस बहुत सस्ता है, क्या ये सच है? बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है फीस मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं दोनों जगह पढ़ चुका हूँ, इंडिया भी पढ़ चुका हूँ और फ्रांस भी पढ़ चुका हूँ। तो बेस्ड ऑन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन यूरोपियन कंट्रीज, वो एजुकेशन को एक बेसिक राइट मानते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जितना कम से कम हो सके उतनी ही फीस पे करें लोग। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस तो ना के बराबर है। जैसे कि आप इंडिया में अगर लोग फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक ना अंधा मतलब पैसा खर्च हो जाता है। ये तो मैं भी बता सकती हूँ कि मैं भी इंडिया में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, वहाँ बच्चों की फीस इतनी ज्यादा हाई थी। मतलब वहाँ क्या, मैं अदर स्कूल्स का भी बता सकती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे घर में बच्चे हैं, कि छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की एडमिशन फीस 1-2 लाख, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। और उसी जगह मैंने फ्रांस में देखा है कि 12th तक बच्चों की फीस कुछ भी नहीं, बस पेन पेंसिल कॉपी जो है और एडमिशन उसी के खर्च है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मेरे यहाँ एक लोग आए थे तो मैंने इस चीज पे उनसे काफी देर डिस्कस भी किया था कि स्टडी के बारे में यहाँ पर कैसा क्या है। तब उन्होंने ही बताया था कि फ्रांस में मैंने ये भी पूछा कि मतलब नॉन यूरोपियन या नॉन फ्रेंच की स्टडी भी ऐसी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या केवल फ्रेंच के लिए? तो उन्होंने कहा कि फ्रांस में जो बच्चा है वो फ्री में ही स्कूल जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए होता है कि आप फ्रांस में हो तो आपके लिए स्टडी जरूरी है। फ्रेंच गवर्नमेंट या यूरोपियन गवर्नमेंट, आप जो भी कह लो, अभी तो मैं फ्रांस का ही बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट का मानना है कि बच्चों को पढ़ना है ही, पढ़ना जरूरी है उनके लिए। तो इस वजह से 12th तक की तो फीस कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस पेन पेंसिल पे। और एक चीज और अच्छी है कि जब सोशल सिक्योरिटी कार्ड, हाँ मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही आपका बेबी जब भी आप बॉर्न होता है तो उसका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जनरेट होता है, जिसमें उसकी एज अपडेट होती रहती है हर साल। तो जैसे ही वो 3 साल का होगा और जिस एरिया में आप लोग रह रहे होंगे वहां पर उसको एक पब्लिक स्कूल अलॉट हो जाएगा ऑलरेडी। तो आपको एडमिशन फीस का भी ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। तो ही और शी विल बी रेडी टू गो टू स्कूल। आप इधर उधर भागने की भी जरूरत, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है आपको, कॉलेज स्कूल देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अलॉट हो जाएगा एक। तो ये भी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे जी। तो हाँ आप बताओ फ्रेंड्स। हाँ, तो जब आपका जब स्कूल पूरा हो जाता है यहाँ पर, जैसे 1st से 12th तक, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आती है यहाँ के जो फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए जो होता है जनरली, जो हमारे यहाँ आए थे उन्होंने बताया था उनकी फीस कितनी थी, 300 to 400 यूरोस थी एक साल की। बट वही चीज अगर आप जैसे मास्टर्स लेवल पे जाएंगे, जो कि जिसमें मैं था, अगर आप एक फ्रेंच स्टूडेंट है तो वहां पर आपको 2000 से 3000 यूरोस पर ईयर पे करना पड़ता है। और अगर आप नॉन यूरोपियन है, अनफॉर्चुनेटली वहां थोड़ा सा इशू हो जाता है, वहां ट्यूशन फीस कॉस्टली होती है 10,000, बट स्टिल इट इज बेटर देन व्हाट यू आर पेइंग इन इंडिया। सो इट इज वेरी एडवांटेजियस टू बी हेयर। और यहाँ का जो कॉस्टली जो आपको पड़ता है वो मोस्टली आपको फूड ही पड़ेगा और रेंट पड़ेगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि है कैफ करके है, जो कैफ की स्कीम है वो आपको मोर देन 50% रेंट आपका माफ हो सकता है। जैसे मेरा 350 यूरोस था, जिसमें से कैफ मेरा आता था 200 यूरोस। और ट्रांसपोर्टेशन जैसे यहाँ पर 58 यूरोस का पास होता है,
पर मंथ। और अगर आप स्टूडेंट हो या 26 साल से कम की उम्र है आपकी, तो वो आपके लिए 15 to 20 यूरोस का पर मंथ हो जाता है ना। और फूड का लोग यहाँ पर कैसे करते हैं, फूड का जैसे आप अगर आप रूममेट के साथ रहने लग जाओगे तो आपका फूड का वहीं डिवाइड हो जाएगा, तो वो बहुत हेल्प करता है लोगों को उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। और अलग चीज तो बाकी आपका स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको चेक करना पड़ता रहता है हमेशा ऑनलाइन कि व्हेन द स्कॉलरशिप इज देयर फॉर दैट यूनिवर्सिटी। ये मतलब यहाँ आपको बेसिक लाइफ में हाँ। रहना पड़ता है, ये नहीं कि लग्जरी। हाँ, लग्जरी तो खैर स्टूडेंट के लिए डिपेंड करता है कि अगर आप, लेकिन हर कोई यहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी देखोगे ना जो आपके साथ हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सब लग्जरी लाइफ ही जीते हैं। लग्जरी लाइफ केवल आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पर रहेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है असली में। लेकिन हाँ, यहाँ की बेसिक लाइफ भी बहुत डाउन लेवल पे नहीं है। हाँ, बेसिक लाइफ भी अच्छी है। हाँ, वो फोटो खींचोगे तो लग्जरियस ही लगती है हमेशा। हाँ, लेकिन बेसिक लाइफ भी यहाँ की अच्छी है। हाँ, तो हाँ। ऐसा नहीं है कि तो स्टूडेंट्स को यहाँ मतलब किस मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ता है या कल्चरल शॉक कैसा हाँ, लगता है, यार ये आप कल्चरल बताओ। शॉक तो खैर फ्रांस में जब आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। जैसे नई मतलब न्यू मिलती हैं। जैसे कि आपकी लैंग्वेज हो गई, जो मतलब आप सुनोगे तो आपको अजीब सा ही लगने लग जाएगा कि मैं किधर आ गया, मेरी लोकल लैंग्वेज कहाँ गई। दूसरा आपका क्या है, आप फैमिली से दूर हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। नए प्रोफेसर्स होते हैं जिनका वे ऑफ थिंकिंग, जिनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अलग होता है, तो आपको यहाँ रहने में स्टार्टिंग में काफी अनकंफर्टेबल रहेगा। कल्चर भी नया रहता है। कल्चर भी नया रहता है ऑफ कोर्स। तो वहां पर आपको सबसे पहले तो इमोशनली स्ट्रांग बनना है, जो कि आपके फ्रेंड्स और आपके सीनियर्स आपको बनाएंगे। जिन अगर आप उनके साथ रहेंगे वो आपको वी आर स्ट्रांग टुगेदर, वी आर नॉट स्ट्रांग अलोन, वी आर स्ट्रांग टुगेदर। तो जब आप उनके साथ रहेंगे तो आप अपने आप ही स्ट्रांग बन पाएंगे, है ना। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको बहुत ही मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर आप अकेले रह रहे हैं तो, अगर यहाँ आपको सर्वाइव करना है तो। बाकी इसके लिए तो यही है कि अगर आपको मेंटली स्टेबल रहना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी हैं। तो ये चीज है, मैं तो यही बोलूंगा कि हेल्प बिल्कुल। हाँ, ये तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि अगर आपको कोई इशू आए, मेक श्योर कि आप रीच आउट करें। नॉट ओनली इंडियंस जिनके साथ आप हैं या फिर आपके जो जिस कंट्री से भी आप हैं, आप यहाँ फ्रेंच लोगों से भी अगर किसी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, वो अपफ्रंट होकर आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है इन चीजों को लेकर, क्योंकि पता है यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ही सीरियस माने जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ तो हेल्प मांगने से बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फ्रांस में पॉजिटिव साइड भी है, तो अब केवल मुश्किलें नहीं, अब इसकी पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। तो आप पॉजिटिव साइड बताइए। फ्रांस में पॉजिटिव साइड सबसे बड़ी तो है कि एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, ये वे ऑफ थिंकिंग जो है यहाँ का बहुत ही डिफरेंट है। आपका थिंकिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे जिस चीज़ों के बारे में आप लोग सोचते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है फ्रांस में। और आखिरी तो ये होगा कि यहाँ पर जब भी आपको पढ़ाया जाता है, वो आपको डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आपकी पर्सनैलिटी भी बनाई जाती है यहाँ के जितने भी साल का आप कोर्स यहाँ पर करते हैं। तो ये तो चलो अच्छी चीज है। तो दोस्तों, फ्रांस में स्टडी करना एक डरावनी कहानी नहीं है, ना सपना है, ये हकीकत है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत, पेशेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और घबराना नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो खुल के बात करना अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से, सबसे बात करना। वो आपको हर टाइम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आओ, आप देखो, अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल आओ। और अच्छी चीजें मिलेंगी यहाँ, सीखने को मिलेंगी। जैसे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहता है, अलग अलग स्ट्रीम, तो आप जो भी होगी आपकी होगी, तो वो आप उस स्ट्रीम से स्टडी करोगे, उस स्ट्रीम के लोग आपको और भी मिलेंगे। तो थोड़ा लिमिटेड नहीं रहोगे, थोड़ा सा एरिया वाइड हो जाएगा इस चीज में। तो आपने जो सोचा है वो बिल्कुल करो और आओ, देखो यहाँ पर। और आप किस स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हो वो भी आप हमें जरूर बताओ। अगर आपको उस पर भी कोई गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल मेक श्योर आप अपनी स्पेसिफिक स्ट्रीम लिखें कमेंट्स में, और मैं उस पर एक जल्दी वीडियो क्रिएट करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, आई गेस। यस। और फ्रांस में अगर आप आ रहे हो सीखने, आप
फ्रांस में तब आओ जब आप सीखने के लिए रेडी हो, हम्म, एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, हम्म, पेशेंस लेवल बना के रखना है। हम्म, तो आप फ्रांस आने से पहले ये चीजें एकदम पक्की करके रखो अपने पास, तो आपको यहाँ पर आके प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज शुरू करो तो वो प्रॉब्लम होती है सीखने में। जैसे अभी मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, बिल्कुल। मैं भी नहीं देखो हूँ। पहला स्टेप आपने ले लिया है, पहला स्टेप हाँ। आपका सबसे टफ था। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अब आप मुझे फ्रेंच थोड़ा पढ़ने लगी सा तो सही लगने लगा है। तो अभी ना समझ में पहला आने स्टेप लगा सबसे कैसे। वाकई में सबसे टफ था। हाँ, हाँ, तो अब आपको ये अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है, आपने यहाँ तक सुनी है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। और आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई टॉपिक हो जिस पर आपको लगता है कि हम इस चीज पे बात करें, तो वो आप जरूर कमेंट करिए, हम उस Comments में पर जरूर डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में या फ्रांस की असली जिंदगी कपल कपल पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। बाय बाय। बाय बाय।